Hello everyone. Today's topic fish culture, मोनो एंड कंपोजिट फिश कल्चर। तो आज हम देखेंगे कि मोनो और कंपोजिट फिश कल्चर क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फिश कल्चर क्या है। फिश की उत्तम खाद्य पदार्थ के रूप में मांग बढ़ने से फिश कल्चर करने की आवश्यकता बहुत तेजी से बढ़ी। फिश की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कई प्रकार की टेक्निक विकसित की गई, जिसमें से दो प्रकार है। पहला मोनोकल्चर और सेकंड है कंपोजिट फिश कल्चर। चूँकि फिश से हमको प्रोटीन, विटामिन्स और बहुत सारे खनिज पदार्थ मिलते हैं और बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ फिश का कल्चर भी बढ़ने लगा। इससे बहुत सारे खाद्य पदार्थ, उत्तम खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं इसलिए। तो फिर अब देखते हैं हम कि मोनो कल्चर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है। तो मोनोकल्चर में इस प्रकार के कल्चर में फिश की किसी एक स्पीसीज मतलब किसी एक जाति का ही कल्चर किया जाता है। जैसे कतला का करेंगे तो कतला का, रोहू का तो रोहू का, या फिर कामन कार्प, जो भी किसी एक ही फिश की प्रजातियों का कल्चर किया जाता है। इसका मोनोकल्चर भारत सहित विश्व के कई देशों में किया जाता है। इसका मुख्य कारण ये है कि जो कामन कार्प होती है वो उसके सीड प्रोडक्शन। तो ऐसा है कि इंडिया में ज़्यादातर कामन कार्प का फिश कल्चर, मोनो फिश कल्चर किया जाता है, क्योंकि जो कामन कार्प है उसके जो सीड मतलब उसके जो बीज है वो आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। यह अन्य जातियों की मछलियों से अधिक सरलता से होता है तथा अन्य फिश से मोनो कल्चर विभिन्न देशों में किया जाता है। इसका जो कल्चर है, मतलब आप कल्चर करने हम कैसी फ़िश लेंगे, ऐसी फ़िश जिसका प्रोडक्शन बहुत जल्दी हो ताकि वो मार्केट में जल्दी जा सके, और जो फ़िश फार्म वाले हैं या जो भी जिसका बिजनेस है तो उसको जल्दी से जल्दी बेनिफिट हो और लोगों तक वो पहुंच पाए। तो जो कामन कार्प जो फ़िश है उसमें प्रोडक्शन बहुत जल्दी होता है और उसके सीड प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए मोनोकल्चर किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये केवल हमारे इंडिया में इसका ज़्यादा कल्चर करते हैं। जो अन्य देश है उसमें अलग अलग फ़िश का कल्चर करते हैं, तो फिर उनको भी देखते हैं। फर्स्ट है फ्रेश वाटर मोनोकल्चर, मतलब फ्रेश वाटर में अलग अलग देशों में किस किस फिश का कल्चर किया जाता है। तो अफ्रीका में कैटफिश, तिलापिया निलोटिका, पूर्व जर्मनी में कामन कार्प, जापान में कामन कार्प, यूएसए में चैनल कैटफिश और कई देशों में ट्राउट का मोनोकल्चर किया जाता है। ट्राउट ये जो फिश है इसका पूरा नाम है रेनबो ट्राउट, मैंने यहाँ लिखने भूल गया है। सेकेंड है ब्रैंकिस वाटर में, तो ये होता है फिलीपींस में मिल्क फिश, जिसका नाम है चैनोस में बोलते हैं उसको। थर्ड देखते हैं सी वाटर में, मतलब कि समुद्री जल में किन किन मछलियों का कल्चर किया था। तो जापान में येलो टेल, नोरी पोरफाइरा स्पीसीज, रेड सी, ब्रीम और इल। उत्तरी अमेरिका में पेसिकिल और सालमान। ठीक है। कॉमन कार्प का मोनोकल्चर यूरोप के देशों में अधिक प्रचलित है। मोनोकल्चर में निम्नलिखित लाभ होते हैं। एक ही स्पीसीज की फ़िश की सुव्यवस्थित रूप से मॉनिटरिंग की जा सकती है। ऑब्वियसली अगर अब हम एक ही फ़िश का कल्चर करते हैं तो हम उसको आसानी से उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं कि अब सेकेंड है कि इनके रिप्रोडक्शन नहीं आएगा, क्योंकि फिशेस में ब्रीडिंग होती है। यहाँ पे आप इसको काट के यहाँ पे ब्रीडिंग लिखिए, 1 मिनट। इसकी प्रोडक्शन, ब्रीडिंग, इवोल्यूशन, विकास मतलब तथा परिपक्वता की विभिन्न स्टेज का सरलता से निरीक्षण किया जाता है। ऑब्वियसली जब हम एक ही स्पीसीज़ की फिश ले रहे हैं तो वो सारी एक ही साथ प्रोडक्शन करेगी, ब्रीडिंग करेगी, उनका मैच्योरेशन भी एक ही मतलब अवस्था में आएगा, तो हम आसानी से उसको पहचान सकते हैं और उनकी मॉनिटरिंग की जा सकती है। नेक्स्ट, मोनोकल्चर में कुछ हानियाँ भी होती है, जैसे पानी की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। सेकेंड है फिश का आपस में स्वजाति भाकरण हो जाता है। इसको, ये भाकरण थोड़ा अजीब वर्ड है, आप इसका इंग्लिश वर्ड यूज़ कीजिएगा, कैनिबलिज्म।
आगे है कंपोजिट फिश कल्चर। ये इसमें कैसा होता है देखते हैं कि कंपोजिट फिश कल्चर 1970 में आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा विकसित की गई एक टेक्निक है। इसमें स्थानीय फिश या फिर आयातित फिश को एक ताल में रखा जाता है। ताल मतलब कि पॉन्ड या तालाब। आगे यह कॉम्बिनेशन 5 या 6 फिश स्पीसीज का हो सकता है। यहाँ पे स्पीसीज लिखिए आप लोग, क्योंकि 5 या 6 फिश का कोई कल्चर नहीं होता। इन सभी फिश का विभिन्न फूड हैबिटाट होता है। इनका चयन इस आधार पर किया जाता है जिसमें ये आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं करती है। ताल में सभी क्षेत्रों में उपलब्ध खाद्य मात्रा का उचित उपयोग हो जाता है। मतलब इसमें ऐसे फिश का सिलेक्शन करते हैं जो फिश एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा ना करे, मतलब कि एक दूसरे को फीड ना करे, भक्षण ना करे, और ऐसे जिसका सबका फूड और हैबिटाट मतलब सबका भोजन भी अलग अलग हो और सबका आवास है हैबिटाट भी अलग अलग हो, ऐसे फिश का कल्चर करते हैं। आगे देखते हैं। इस तंत्र में प्रयुक्त की जाने वाली फिश मछलियाँ है। फर्स्ट है कतला। कतला होती है, और सिल्वर कार्प जो कि सरफेस फीडर, रोहू कॉमन फीडर तथा मृगला और कॉमन कार्प जो कि बॉटम फीडर्स होती है। मतलब ये कि जो सिल्वर कार्प और कतला होगी, ये जो फिशेस होगी इनका जो हैबिटाट होगा कि सरफेस पे होगा, मतलब ये ऊपरी सतह में रहेगी। ठीक है, जब कल्चर करेंगे तो ये ऊपरी सतह में रहेगी, और उस सतह में जो भी इसके लिए जो खाने का होगा ये उसी को फीड करेगी। सेकंड जो मध्य में बोलते हैं उसमें रहेगी रोहू, और उसको बोलते हैं कॉलम फीडर। तो ये कॉलम फीडर होती है, मध्य में रहेगी और वहाँ पे जितना भी इसके लिए फूड होगा, फूड मटेरियल, ये उसको ईट करेगी। लास्ट होता है बॉटम फीडर, मतलब सबसे नीचे मृगला और कॉमन कार्प रहेगी जो बॉटम फीडर कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि कटक में किए गए कंपोजिट फिश कल्चर में 7 स्पीसीज प्रयुक्त की गई थी। मतलब कटक में किए गए कंपोजिट फिश कल्चर में मतलब 7 स्पीसीज यूज़ की गई थी। उसका नाम है ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कतला, रोहू, स्केल कार्प, मिरर कार्प और तिलापिया। तो ये जो फिशेस थी इनको इस अनुपात में लिया गया था, 25 अनुपात 15 अनुपात 15 अनुपात 30 अनुपात 40 अनुपात 40 अनुपात 15। मतलब इसको इस रेशियो में इन सारी फिशेस को लिया गया था। कंपोजिट फिश कल्चर हेतु जो अन्य कंपोजिशन प्रयुक्त किए गए थे वो ये प्रमुख है। ये लिखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को याद हो तो नॉर्मल फिश है उसका कितना अनुपात लिया गया था ये दिया है इसमें। जैसे फर्स्ट में दिया गया है कि ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, रोहू, स्केल कार्प, मिरर कार्प, इसका अनुपात 5:3:8:2 रखा गया। सेकंड जो था उसमें ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, रोहू, स्केल कार्प, मिरर कार्प, इनका जो अनुपात था वो 5:3:6:8:2 रखा गया था। थर्ड में ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, रोहू, कतला, स्केल और मिरर कार्प का अनुपात 5:3:6:8:2 रखा गया था। और लास्ट है ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कतला, रोहू, मिरर कार्प और तिलापिया, इनका अनुपात 5:3:6:8:2:3। यदि आपको ये अनुपात याद नहीं होता है तो ऐसा है कि सबसे पहले आप केवल 4 फिश लीजिए, जो हमने पहले लाइनअप किया था कि 7 स्पीसीज लिया था। उसके बाद आप 4 नाम लीजिए बस, ठीक है। और देखिए अनुपात याद रखिए,
इसको 53 और 82 करके, और फिर एक एक करके एक फ़िश का नाम बढ़ाना है। और जैसे इसमें बीच में 6 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर इधर 3 आ गया। तो बस आपको थोड़ा थोड़ा वो ध्यान देना है, बाकी ईजी याद हो जाएगा। अब आगे है प्राकृतिक खाद्य पदार्थ का पूर्ण उपयोग करने और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जिन कारकों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है वो देखते हैं हम। सबसे फर्स्ट है खाद्य पदार्थ खाद्य आवास विभिन्न जैविक और अजैविक कारक के प्रति सहनशीलता के आधार पर उपयुक्त सम्मिश्रण का चयन। इसका ऐसा है, बहुत ज़्यादा हिंदी हो गई। फर्स्ट है कि इसके लिए फूड होना चाहिए, और फिर हैबिटेट होना चाहिए, और बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स, मतलब जैसे कि टेम्परेचर, लाइट, पीएच, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर में फ़िश मर जाती है, उनको स्ट्रेस हो जाता है। और इसके बायोटिक फैक्टर में देखेंगे कि जो फिशेस होती है वो क्या खाती है, प्लैंक्टॉन्स खाती है, जू प्लैंक्टॉन्स खाती है, कुछ फाइटोप्लैंक्टॉन्स खाती है। तो वो सारी फिश के लिए फूड भी चाहिए, या फिर आर्टिफिशियल गोलियाँ भी आती हैं। सेकंड है रालों में अंगुलीमीन का संग्रहण घनत्व, जो क्षेत्र के प्रति हेक्टेयर की दर से संग्रहण की जाती है। मतलब कि हमको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, जो फिंगर लिम्स होती है। अब फिंगर लिम ऐसे फिश जो लार्वा अवस्था के बाद जो उंगली जितनी हो जाती है, मतलब एक उंगली जितनी लंबी होती है, उतनी लंबी जब फिश हो जाती है तो उसको हम अंगुलीमिन बोलते हैं। तो उनका जितनी डेंसिटी लेना है, कितनी लेना है उस बात, मतलब जैसे 5 हेक्टेयर का आपका पॉन्ड है तो वहाँ पे कितनी अंगुलीमिन लेना है, कि 5000 लेना है, 2000 लेना है, इस डेंसिटी का एरिया के हिसाब से उसका संग्रहण किया जाता है। आगे पॉन्ड में छोड़ी जाने वाली फिंगर लिम्स का आरंभिक कुल भार, मतलब फिंगर लिम छोड़ रहे हैं तो उसका पूरा वेट कर ले, कि जब वो बड़ी हो जाएगी तब फिर वेट कर लेंगे। नेक्स्ट है तालों में उर्वरकों को डालने की दर, आकृति और गुणवत्ता, मतलब ऐसे कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे, उच्च गुणवत्ता वाले फर्टिलाइज़र को डालेंगे। नेक्स्ट है कृत्रिम भरण की दर, आकृति और गुणवत्ता। तालों में भौतिक, रासायनिक और अजैविक अभिलक्षण, खर्चे के आधार पर उत्पादकता की कुल लागत और शेष लाभ, मतलब जितना खर्चा हुआ उसके हिसाब से आपको बेनिफिट हुआ कि नहीं, ये सब आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी तो फिश कल्चर का कोई बेनिफिट होगा। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।